असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। 31 अक्टूबर 1984 सुबह के करीब 9:20 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने सरकारी आवास 1 सफदरजंग रोड से निकलकर 1 अकबर रोड की तरफ जा रही थी, जहां मशहूर ब्रिटिश अभिनेता और फिल्म निर्माता पीटर उस्तिनोव के साथ उनका इंटरव्यू तय था। दोनों बंगले एक ही परिसर में थे, इसलिए इंदिरा गांधी रोज की तरह पैदल ही वहां जा रही थी। उनके साथ निजी सचिव R.K. धवन, सुरक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल और कुछ अन्य सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। चलते चलते वो कुछ देर में संतरी बूथ के पास पहुंच गईं, जहां उन्हें उनकी सुरक्षा में 10 साल से तैनात उनका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड बेअंत सिंह दिखा। जिसे देखते इंदिरा गांधी ने हर रोज की तरह मुस्कुराते हुए नमस्ते किया, लेकिन इस बार जवाब में कोई मुस्कान नहीं मिली। अब इससे पहले कि इंदिरा गांधी कुछ समझ पाती, बेअंत सिंह ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और उन पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। गोलियां लगते ही वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन हमला यही नहीं रुका। पास खड़े दूसरे गार्ड सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन उठाई और गिर चुकी इंदिरा गांधी पर गोलियों की बौछार कर दी। कुछ ही सेकंड में देश की प्रधानमंत्री का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। उन्हें कुल 33 गोलियां मारी गई, जिनमें से 30 गोलियां उनके शरीर में लगी थीं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सांसें अब भी चल रही थीं। इसलिए उनके सहयोगियों ने तुरंत गाड़ी में लेकर एम्स की तरफ भागे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि जैसे ही खून शरीर में डाला जाता, वह घावों से बाहर बहने लगता। उन्हें करीब 80 बोतल खून चढ़ाया गया, लेकिन करीब 4 घंटों तक कोशिश करने के बाद डॉक्टर्स ने श्रीमती इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया। और शायद उन्हें अपनी मौत का पूर्वाभास पहले ही हो चुका था। इसलिए पिछले ही दिनों यानी 30 अक्टूबर 1984 की शाम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित एक सभा में उन्होंने ये कहा था, मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। उधर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को क्या हुआ। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, इसलिए पूरा देश खबरों के लिए अखबार, टीवी और रेडियो पर निर्भर था, और देशवासी शाम 8 बजे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन पर समाचार आते थे। शाम हुई, टीवी खुला, सामने सलमा थी। सलमा जिनके कान के पीछे लगे गुलाब से भारत का हर शख्स उन्हें पहचानता था, लेकिन उस दिन गुलाब नहीं था। सलमा के बोलने से पहले ही हर कोई समझ चुका था जरूर कुछ बुरा हुआ है। तभी मायूसी से भरी आवाज में सलमा बोली, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब नहीं रही। आज सुबह पीएम आवास के बाहर उनके ही गार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। ये खबर सुनते ही पूरे देश में करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे, और क्यों न बहते। इंदिरा गांधी इतनी लोकप्रिय थी कि सोशल मीडिया के बिना भी देश का लगभग हर पुरुष, हर महिला और बच्चा उन्हें जानता था, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अब इस घटना के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। 3 नवंबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा निकाली गई, तब दिल्ली की सड़कों पर लगभग 35 लाख लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ी अंतिम यात्रा थी। उस दिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक युग समाप्त हुआ था जिसने आजाद भारत की दिशा बदल दी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों इंदिरा गांधी की मौत की खबर से पूरी दुनिया कांप उठी थी। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards.
कैसे एक लड़की जिसे गूंगी गुड़िया कहकर चिढ़ाया जाता था, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रधानमंत्री बनी, और क्यों की गई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। ये हकीकत है सत्ता की, संघर्ष की, विवादों की और बलिदान की। यह हकीकत है उस महिला की जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़कर बांग्लादेश को आजादी दिलाई, देश में आपातकाल लगाया और देश के लिए ही अपनी जान कुर्बान कर दी। ये कहानी है आयरन लेडी ऑफ इंडिया कही जाने वाली इंदिरा गांधी की। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। इंदिरा गांधी, द वुमेन हु रूल्ड इंडिया। ये कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 1917 से, जब इलाहाबाद के मशहूर आनंद भवन में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया इंदिरा प्रियदर्शनी। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती संतान थी। जिस आनंद भवन में इंदिरा का बचपन बीता, वो कोई साधारण घर नहीं था। वो उस दौर के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। देश भर के बड़े बड़े नेता वहां आया करते थे। महात्मा गांधी से लेकर मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू तक हर कोई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रणनीतियां बनाने में लगा हुआ था। इंदिरा बाद में अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि उनके बचपन की सबसे पुरानी यादों में राजनीतिक चर्चाएं, नेताओं की बैठकें और पुलिस की आवाजाही शामिल है। उस दौर में इंदिरा के पिता पंडित नेहरू ज्यादातर समय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में व्यस्त रहते थे। ब्रिटिश पुलिस अक्सर उन्हें पकड़कर ले जाती थी, जबकि उनकी मां कमला नेहरू लगातार बीमारी से जूझ रही थी। ऐसे में जब ज्यादातर बच्चे अपने पिता के साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे, तब इंदिरा गांधी ने अपना बचपन अकेलेपन में बिताया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के लगभग 9 वर्ष ब्रिटिश जेलों में बिताए थे। हालांकि जेल से नेहरू इंदिरा गांधी को लगातार पत्र लिखा करते थे। इस तरह छोटी उम्र में ही इंदिरा के भीतर देशभक्ति की भावना घर कर चुकी थी, और आगे चलकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। हम लेकर रहेंगे आजादी, इंदिरा की वानर सेना। साल 1930 जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोर पर था, तब महज 13 साल के इंदिरा गांधी ने बच्चों की एक टोली बनाई, जिसका नाम रखा गया वानर सेना। नाम रामायण से लिया गया, क्योंकि जिस तरह भगवान राम की मदद वानर सेना ने की थी, उसी तरह ये बच्चे आजादी की लड़ाई में फ्रीडम फाइटर्स की मदद करने वाले थे। शुरुआत में अंग्रेजों को लगा कि ये बच्चों का खेल है, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बच्चे होने की वजह से पुलिस को इन पर शक ही नहीं होता था। यही बच्चे एक जगह से दूसरी जगह गुप्त संदेश पहुंचाते, प्रतिबंधित पर्चे बांटते और कई बार अंग्रेजों की गतिविधियों की खबर भी क्रांतिकारियों तक पहुंचाते थे। जो फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों से छिपते फिर रहे थे, उनके लिए खाना और पानी पहुंचाने का काम भी वानर सेना ही करती थी। धीरे धीरे इसकी चर्चा इलाहाबाद से निकलकर दूसरे शहरों तक पहुंच गई। हजारों बच्चे इससे जुड़ गए। वे रैलियां निकालते, विदेशी सामान के बहिष्कार का प्रचार करते और कई बार अंग्रेज अधिकारियों के सामने भी वंदे मातरम के नारे लगाते थे। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से कई बच्चों को अंग्रेज प्रशासन ने गिरफ्तार तक कर लिया था। आज लोग इंदिरा गांधी को भारत की प्रधानमंत्री के रूप में याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में बनाई गई इस वानर सेना से हुई थी।